शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है जहां से न सिर्फ बच्चों को पढ़ा लिखा कर शिक्षित कर योग्य इंसान बनाया जाता है, बल्कि उन्हें संस्कारी व नियमों का पालन करने की भी शिक्षा दी जाती है। लेकिन बालाघाट जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जो न सिर्फ शिक्षा विभाग के काले कारनामों को उजागर करता है, बल्कि शिक्षा विभाग के जिम्मेदारों द्वारा नियमों के उल्लंघन किए जाने की पोल भी खोलता है। ऐसा मामला जिले की सबसे अग्रणी संस्था उत्कृष्ट विद्यालय का है, जहां नियमों को ताक पर रखकर कक्षा 11वीं की अतिरिक्त विषयों की परीक्षा कराई गई है। और इतना ही नहीं, उत्तर पुस्तिका की जांच भी गुपचुप तरीके से कर उसमें नंबर भी चढ़ा लिए गए हैं। वहीं गलती की जानकारी लगने के बाद अब शिक्षा विभाग इस मामले को दबाने के लिए जतन भी करता नजर आ रहा है। उत्कृष्ट विद्यालय के कक्षा 11वीं के कुछ विद्यार्थियों ने अपने नियमित विषय के साथ ही अतिरिक्त विषय मैथ्स व बायोलॉजी विषय को लेकर पढ़ाई की है, जिनकी त्रैमासिक परीक्षा भी नियम के आधार पर ली गई। लेकिन छमाही परीक्षा के दौरान प्राचार्य एलसी मानवटकर ने इन 7 विद्यार्थियों को अतिरिक्त विषयों की परीक्षा में नहीं बैठने दिया और वार्षिक परीक्षा शुरू होने पर भी परीक्षा नहीं देने दी। लेकिन जब विद्यार्थियों के पालक ने स्कूल प्रबंधन को इस मामले की शिकायत उच्च प्रबंधन को देने की बात कही, तो आनन फानन में वार्षिक परीक्षा समाप्त होने के बाद परीक्षा संपन्न कराई गई है। पालकों के दबाव के चलते स्कूल के प्राचार्य ने अतिरिक्त विषयों की परीक्षा संपन्न कराने के लिए प्रश्न पत्र स्वयं से तैयार किए और परीक्षा को संपन्न कराने के बाद स्कूल स्तर पर ही उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने का कार्य भी पूरा कर लिया। इतना ही नहीं, नियमों के विरुद्ध जाकर उत्तर पुस्तिकाओं को हट्टा संकुल भेजा गया, जहां से नंबर रिजल्ट में चढ़ाने का कार्य किया गया है। नियम विरुद्ध कक्षा 11वीं की अतिरिक्त विषय की परीक्षा संपन्न कराने व रिजल्ट तैयार किए जाने का मामला सामने आने के बाद अब प्राचार्य अतिरिक्त विषय कक्षा 11वीं में न होने की बात कहते नजर आ रही है और उनके द्वारा यह भी पालकों की संतुष्टि के लिए परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जब 11वीं में अतिरिक्त विषय लेने का नियम ही नहीं है, तो फिर कैसे स्कूल प्रबंधन ने शुरुआत से ही बच्चों को अतिरिक्त विषय लेकर पढ़ाने का कार्य किया और फिर कैसे तिमाही परीक्षा इनकी आयोजित की गई और वार्षिक परीक्षा न कराने की स्थिति में अलग से परीक्षा आयोजित कराकर उत्तर पुस्तिका की जांच कराकर नंबर कैसे चढ़ाएंगे। ये सारी बातें स्कूल प्रबंधन की लापरवाही व मनमानी को उजागर करता है। मामले में उत्कृष्ट विद्यालय प्राचार्य एलसी मानवटकर का कहना है कि कक्षा 11वीं में अतिरिक्त विषय लेकर पढ़ाई करने का कोई प्रावधान नहीं है। कुछ बच्चों ने तिमाही परीक्षा दी है और छमाही परीक्षा नहीं दे पाए थे, जिसके चलते पालकों के कहने पर परीक्षा के बाद परीक्षा आयोजित कराई गई है। कुछ पालकों की संतुष्टि के लिए ऐसा किया गया है। मंडल के नियम के अनुसार क्या होता है कि अतिरिक्त विषय कक्षा 12वीं में लिया जाता है। मैं यहाँ उत्कृष्ट विद्यालय में ज्वाइन करने के पहले ही उन लोगों ने अतिरिक्त विषय ले लिया होगा, पहले ही, मेरे जाने के पहले ही। उसके बाद उनकी तिमाही परीक्षा हो गई। फिर बाद में 6 माही में क्या हुआ कि गणित और विज्ञान का विषय पेपर एक ही दिन था और हमने उनसे कहा कि ये अतिरिक्त विषय 12वीं में लिया जाता है, पर वो विषय लिए हुए थे और अतिरिक्त विषय की व्यवस्था क्या होती है कि स्कूल में अतिरिक्त विषय की कोई पढ़ाई नहीं होती है और ये विषय 12वीं में ही लिया जाता है मंडल के नियम के अनुसार। लेकिन उसके बाद वार्षिक परीक्षा में जब बच्चे पेपर देने पहुँचे तो अतिरिक्त विषय के पेपर जो हैं वो अधिक संख्या में नहीं थे, तो हमने उनको संतुष्ट कराया उनके पालकों की कि भाई इसकी आवश्यकता नहीं है। फिर भी पालक नहीं माने तो हमने उनकी नेक्स्ट डे उनकी अतिरिक्त विषय की परीक्षा करा दी और मूल्यांकन करा करके हमने उनको दे दिया गया। सर, अतिरिक्त विषय की जैसे परीक्षा वार्षिक परीक्षा की तिथि के बाद कराई गई, तो ये कक्षा 11वीं की बात है। हाँ, कक्षा 11वीं की बात है। विषय उठता है सर कि उनके पेपर फिर दोबारा कहाँ से बनाएगा, क्योंकि किस तरह से पेपर की व्यवस्था मेरे द्वारा की गई। मैंने पेपर की व्यवस्था किया और आपने खुद पेपर बनाया? मैंने पेपर की व्यवस्था किया उन बच्चों के लिए, ताकि उनके पालकों ने मुझसे कहा कि सर, और मुझको बोला कि सर हमारे बच्चों को प्रैक्टिस करा दीजिए, क्योंकि अतिरिक्त विषय की 11वीं या 12वीं में तैयारी कराना स्कूल की व्यवस्था नहीं होती। लेकिन 11वीं में तो अतिरिक्त विषय लिया भी नहीं जाता है, 12वीं में ही लिया जाता है। पर पालकों को संतुष्ट करना और बच्चों को संतुष्ट करने के लिए मैंने परीक्षा करवा दिया उनकी और कॉपी का मूल्यांकन करा करके। हमारा सवाल ये है कि सर, सिर्फ कुछ पालकों की संतुष्टि के लिए क्या सारे नियम ताक पर रखे जा सकते हैं? नहीं, यहाँ कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। ये कोई मतलब नियम ऐसा है कि 7 बच्चों को संतुष्ट करना था, उनके पालकों को संतुष्ट करना था, तो उनको हमने चलो भाई उससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा था। ऐसा नियम जिससे किसी का नुकसान ना हो, किसी का अहित ना हो, वो उस एग्जाम मैंने करवा दिया। एग्जाम के बाद जो है कक्षा स्कूल में ही जो पेपर भी जांच कर लिए गए और फिर नंबर चढ़ाने के लिए हट्टा संकुल भेज दिए गए, जो कि MLB स्कूल जाने थे। देखो, तो ये भी तो कहीं ना कहीं नियमों का उल्लंघन है। नहीं, देखो, मार्कशीट छप रही थी, मार्कशीट छपने के लिए मैंने नंबर भिजवा दिया कि भाई मार्कशीट में ये नंबर चढ़ा दो। पर उस विषय आपको बता दूं, उसका अतिरिक्त विषय का
कोई वार्षिक परीक्षा के परीक्षाफल से कोई लेन देन नहीं होता है, ना ही वो नंबर जुड़ते हैं, ठीक, और उससे बच्चों के परीक्षाफल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल बच्चों की संतुष्टि के लिए परीक्षा कराई गई और बच्चे संतुष्ट हुए, पालक संतुष्ट हुए, ताकि उनकी बारी में अतिरिक्त विषय में वो तैयारी करें। नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 32 के माहौली हार्डवेयर में नल से आ रही गंदे पानी की शिकायत के कुछ ही दिन बाद ऐसी ही शिकायत वार्ड नंबर 24 में रहवासी बता रही हैं। रहवासियों की माने तो नगर पालिका द्वारा जो सुबह जल प्रदाय किया जा रहा है उसमें आने वाले पानी इतना गंदा, कायुक्त और बदबूदार है कि उसे पीना तो दूर, नहाने या कपड़े धोने के लिए भी उपयोग करना संभव नहीं है। वहीं इस पानी के पीने से होने वाली संक्रमण बीमारियों का डर भी सता रहा है। नगरवासियों को देंगे 2 वक्त पानी का वादा केवल और केवल जुमला बनकर रह गया है। करोड़ों रुपये की लागत से जल आवर्धन पेयजल योजना भी वर्तमान में शोभा की सुपारी बनी है, जिसका लाभ कब नगरवासियों को मिलेगा यह तो अब भगवान ही बता सकते हैं, क्योंकि जिम्मेदार कुछ कहते नहीं और ना ही कुछ कर रहे हैं, जिससे निर्धारित समय से भी ज्यादा समयावधि बीत जाने के बाद भी यह योजना अब तक अधूरी है। वहीं नगरपालिका के जल प्रदाय विभाग की लचर कार्य प्रणाली और लंबे समय से एक ही प्रभारी के भरोसे होने से सुधरने की बजाय और खराब होती जा रही है, जिसके चलते लोगों को एक वक्त भी शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है। वार्ड नंबर 24 के रहवासियों ने 1, 2, 3 नहीं बल्कि लगातार 4-5 दिनों से मटमैला बदबूदार पानी नल से आने की शिकायत की है, जिसमें उन्होंने नगरपालिका पर नगरवासियों को जल प्रदाय में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ कार्यवाहक प्रदेशाध्यक्ष मकसूद खान ने सुधार नहीं होने पर नगरपालिका में आंदोलन की चेतावनी दी है। नगरपालिका को हम टैक्स वगैरह सब देते हैं, उसके बावजूद भी हमको यहाँ सुविधा पानी की नहीं मिल रही है। 3-4 दिन से बहुत परेशानी चल रही पानी की। पानी जब लेते हैं तो उसमें बदबू भी आती है सब पानी में, वो नहाने लायक भी नहीं है और कपड़े धोने लायक भी नहीं है, पीने के लिए छोड़ो। कब से ऐसा गंदा पानी आ रहा है? करीब 4-5 दिन हो गया सर। इसकी सूचित किए थे नगर पालिका में, कभी गए थे? नगर पालिका तो अभी गए नहीं सर, अभी हम लोग। रहवासी जलील खान ने नगरपालिका द्वारा शहर में नल से जल सप्लाई किए जाने वाली जल प्रदाय शाखा की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अभी बारिश का मौसम नहीं होने के बाद भी नलों से गंदा और मटमैला पानी आ रहा है, जो चिंतनीय है। उन्होंने कहा कि नगरपालिका के अधिकारी और जल प्रदाय शाखा ध्यान दें और लोगों को शुद्ध पानी उपलब्ध कराएं। ये है कि आज लगभग 3 दिन से जो पानी है वो एकदम ऐसा गंदा पानी आ रहा है, जैसे गटर का पानी आता है उस टाइप का, और पानी में बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। और ये पानी जो है सुबह जो नगर पालिका का पानी आता है फिल्टर प्लांट से, वो प्लांट का पानी आ रहा है इसमें, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि ये पानी फिल्टर प्लांट का है या डायरेक्ट नदी से आ रहा है, जबकि नदी में भी अभी बारिश नहीं हो रही है तो पानी वहाँ भी गंदा नहीं है, लेकिन ये इतना गंदा पानी कहाँ से आ रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। इसको हम लोग जो है पीने के या खाने के तो छोड़ो, इसमें कपड़े धोने लायक का भी पानी नहीं आ रहा। कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ कार्यवाहक प्रदेशाध्यक्ष मकसूद खान ने कहा कि वार्डवासियों से उन्हें गंदा पानी नल से आने की जानकारी मिली। जब वे यहां पहुंचे तो देखा कि पानी काफी गंदा, हरा और बदबूदार आ रहा है, जो पीने तो क्या नहाने, कपड़े धोने और जानवर को पिलाने लायक भी नहीं है। यदि नगरपालिका रहवासियों के नलों से आ रही गंदे पानी की सप्लाई को नहीं सुधारती है तो नगरपालिका में रहवासियों के साथ आंदोलन किया जाएगा। एक तो हर तरफ पानी का हाहाकार मचा है, बेचारे यहाँ, और मच्छरों का अलग प्रकोप चल रहा है, और ऐसा पानी गंदा आ रहा है कि आपने देखा होगा कि ना पीने लायक है, ना उसमें कपड़े धो सकते हैं, और यहाँ तक कि जानवर भी उस पानी को पी नहीं सकता। तो बड़ी अजीब समस्या है, बेचारे सब परेशान। एक तो पानी कम आ रहा है, दूसरी बात क्या है कि ऐसा गंदा पानी 4-5 दिन नगर पालिका को ये लोग टैक्स भी देते हैं और सहयोग भी करते हैं। अब नगर पालिका का काम है कि अगर नल चालू है तो ये चेक करे कि पानी अच्छा आ रहा है कि गंदा आ रहा है। नगर के विकास को लेकर कृत संकल्पित होने का दावा करने वाले बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन के निरीक्षण के बाद भी ठेकेदार सड़क बनाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। ये हम नहीं बल्कि सड़क की हालत बयां कर रही है। 27 अप्रैल को आयोग अध्यक्ष ने पास ही स्थित एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद समय निकालकर मार्ग निर्माण को लेकर खड़े हो रहे सवालों और क्षेत्रीय नागरिकों की सड़क निर्माण में हो रही देरी के बाद सड़क का निरीक्षण कर ठेकेदार और इंजीनियर को सड़क का निर्माण कार्य कराए जाने के निर्देश दिए थे, लेकिन गौरी भाऊ के निर्देश का न तो असर ठेकेदार पर समझ में आया और न ही इंजीनियर पर।
तभी तो सेन चौक से मोक्षधाम तक 82 लाख रुपए की लागत से बन रही निर्माणाधीन सड़क पर निरीक्षण के बाद ठेकेदार गिट्टी गिराकर भूल गया है, जिसके कारण अब लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। वहीं मार्ग से बड़े वाहनों के गुजरने से वाहनों के टायरों से गिट्टी उछलकर लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर रही है। और तो और मार्ग से आवागमन के दौरान लोगों को दुर्घटना का भय भी सता रहा है। हालांकि कोई बड़ी घटना अब तक तो सामने नहीं आई है, लेकिन गिट्टी के कारण लोगों के गिरने की बात वार्डवासी बता रहे हैं। पहले सड़क को खोदकर महीनों छोड़ दिया और अब गिट्टी डालकर। सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर नहीं होने से रहवासी नाराज हैं। वहीं लोगों का कहना है कि लगभग 80 फीट की इस सड़क पर केवल 15 फीट की सीसी रोड बनाई जा रही है, जबकि लगभग 25 फीट की सड़क बनना था ताकि दोनों ओर से वाहनों को पास किया जा सके। वार्डवासी परेशान है कि अक्सर भारी वाहनों से मार्ग से गुजरने से गिट्टी उछलकर लोगों को लग रही है और वो चोटिल हो रहे हैं। अक्सर बच्चे भी गिट्टी भरे मार्ग से गुजरने के कारण दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। मोक्षधाम के पास जागपुर घाट के पास निवास करने वाले गणेश बिसेन का कहना है कि सड़क निर्माण को लेकर न तो जनप्रतिनिधि गंभीर हैं और न ही नगर पालिका। ठेकेदार के भरोसे काम छोड़ दिया गया है, कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, जिसके कारण लोगों को गिट्टी भरे मार्ग में आवागमन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। यदि कोई बड़ा वाहन आता है तो हमें अपने वाहन से उतरकर चलना पड़ता है कि न जाने भारी वाहनों के टायरों से कब कोई गिट्टी उछलकर उन्हें लग जाए। मार्ग में आवागमन में लोगों को भारी परेशानी हो रही है। रहवासी प्रेमलाल लिल्हारे की माने तो पहले सड़क को खोदकर महीनों तक छोड़ दिया गया, जिसके बाद रहवासियों ने परेशानी को लेकर आवाज उठाई तो गिट्टी डाल दी गई, जिसके बाद निर्माण को लेकर कोई प्रगति नजर नहीं आ रही है। जबकि रोजाना ही शव के अंतिम संस्कार के लिए लोगों को इस मार्ग से गुजरना पड़ता है, जिनके साथ ही रहवासी लोगों को भी भारी परेशानी हो रही है। वहीं बच्चे और लोग गिट्टी भरे मार्ग पर गिरकर चोटिल हो रहे हैं। अक्सर बच्चों के गिरने से उन्हें चोटें आ रही हैं। सड़क निर्माण को लेकर न तो जनप्रतिनिधि गंभीर दिखाई दे रहे हैं और न ही नगर पालिका या ठेकेदार। में तो बहुत बड़ी परेशानी हो रही, क्योंकि ये रोड जो है ये मृत्युंजय घाट जाने वाला रोड है और यहाँ से रोज़ कम से कम 2, 4, 5 शहर की आसपास के गांव की लाशें जाती रहती जो मृत्युंजय घाट पे जाती है। अंतिम संस्कार के लिए लोग छोटी गाड़ी से भी आते हैं, बड़ी गाड़ी से भी आते हैं। यहाँ आवागमन में बहुत भारी असुविधा हो रही है और ये काम कम से कम 2 महीना हो गया लंबित पड़ा है। पहले तो रोड खोद के रख दिए, वो महीना भर रहा, फिर अभी गिट्टी डाले हैं, फिर ये महीना भर हो गया और काम में कोई ये प्रोग्रेस नहीं है। और ये सड़क पे गिट्टी होने की वजह से सड़क दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। दुर्घटनाएं तो आए दिन हो रही है। लोग फिसल के गिर रहे हैं। कई लोग ये पत्थर चिटक के लग रहा है, सर पे लग रहा है, कई लोगों के पत्थर। आवागमन में बहुत दिक्कतें हो रही, छोटे छोटे बच्चे गिर पड़ रहे हैं यहाँ पे, तो परेशानी बहुत ज़्यादा है। और एक समस्या ये है कि ये जो रोड है 80 फीट चौड़ा रोड है जी, इसको मालूम हो ये हुआ है कि ये 15 फीट का रोड बनाया जा रहा है। अच्छा, ये 20 शहर का रोड है, कम से कम रोड 25 फीट रोड चौड़ा होना चाहिए जिसमें 2 गाड़ी निकल जाए। ये 15 फीट का रोड सीमेंट रोड बनाने वाले हैं, ऐसा पता लगा है। ये लोगों के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है, आम जनता परेशान हो रही है। मोहल्ले के तो शहर के लोग तो बहुत ज़्यादा, शहर के लोगों को ज़्यादा जाना पड़ रहा है। हमको तो रोज़ आना ही है, पर शहर के लोगों को भी जाना पड़ता है यहाँ से। रहवासियों और मार्ग से नियमित रूप से आवागमन करने वाले लोगों का कहना है कि लाखों रुपयों की लागत से बन रही सड़क निर्माण कार्य का ठेका लेने वाले ठेकेदार को आखिर इतनी रियायत क्यों दी जा रही है। जानकार बताते हैं कि ठेकेदार सत्ता पक्ष के लोगों का करीबी है, इसलिए नगर पालिका भी उस पर सड़क निर्माण को लेकर दबाव बनाना जो चाहिए था वो नहीं बना पा रही है। वहीं ठेकेदार भी सत्ता पक्ष के करीबी होने का फायदा उठाकर अपनी मन मर्जी से काम कर रहा है। पहले सड़क को खोद कर छोड़ दिया, अब गिट्टी डालकर। यदि ऐसा ही चलता रहा तो सड़क बारिश से पहले बन भी पाएगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। वो बहुत परेशानी जाती है हमको, तो कभी पैदल भी जाना पड़ता है अगर 2-4 गाड़ी आई तो। अच्छा, की समस्या है। अच्छा, इसको सड़क को बनाने का कारण जो नगर पालिका द्वारा किया जा रहा है, तो क्या कारण है कि जो इतना ढिलाई से काम हो रहा है, सड़क नहीं बन रही, कई महीनों से पेंडिंग पड़ी है? ये तो बहुत दिन है सर, ये तो फाट के पहले से खोद के हुई है, 2-3 महीने कैसी भी हो ही गया, तो आज तक नहीं बन रही है। जाना ही नहीं है, क्या करोगे। शहर के व्यस्ततम काली पुतली चौक पर स्थित शंकर होटल में 8 मई की देर रात तोड़फोड़ और तलवार लहराकर दहशत फैलाने के मामले में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में कोतवाली पुलिस ने भटेरा निवासी विक्रांत उर्फ महाराज चतुर्वेदी और एक अपचारी बालक को गत दिवस गिरफ्तार किया था, जिसमें कोतवाली पुलिस आज आरोपी विक्रांत उर्फ महाराज को पैदल ही लेकर होटल पहुंची, जहां पुलिस ने मामले में और पड़ताल की, जिसके बाद आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया।
गौरतलब हो कि 8 मई की देर रात शंकर होटल में हुई आपराधिक घटना में विवेचना के दौरान यह बात पता चली है कि होटल में खाना नहीं देने को लेकर विवाद हुआ था। वहीं इस मामले में विवेचना के दौरान कोतवाली पुलिस ने दर्ज अपराध की धारा 294, 427, 506, 34 भारतीय दंड विधान में आर्म्स एक्ट की धारा का इजाफा किया है। बताया जाता है कि मुखबिर की सूचना पर दोनों आरोपियों को बूढ़ी से पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जबकि इस मामले में अभी भी एक आरोपी फरार है जिसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। शहर के बीचों बीच हुए इस घटनाक्रम के बाद पुलिस पर शहर की कानून व्यवस्था को लेकर भी भारी दबाव था। चूंकि व्यस्ततम चौराहे पर हुई इस घटना के बाद पुलिस सुरक्षा भी सवालों के घेरे में है, जिससे इस मामले के प्रकाश में आने के बाद पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी थी, जिसके तहत सीएसपी अंजुल अयंक मिश्रा के नेतृत्व में कोतवाली थाना प्रभारी और टीम अपराधियों को धरपकड़ को लेकर लगातार दबिश दे रही थी और अंततः पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया है। गौरतलब हो कि शहर के प्रमुख और व्यस्ततम चौराहे कालीपुतली चौक स्थित शंकर होटल में 8 मई की रात हमलावरों ने न केवल होटल में तोड़फोड़ कर जलाने की मंशा से ज्वलनशील पदार्थ लेकर पहुंचे थे, बल्कि तलवार और लाठी चलाकर होटल में तोड़फोड़ कर दहशत फैलाने का भी काम किया था। हालांकि होटल संचालक संतोष जायसवाल का कहना था कि हमलावर गले से राशि भी लूट कर ले गए थे। फिलहाल विवाद की वजह होटल में खाना नहीं देने को लेकर बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। परसवाड़ा के वनांचल ग्राम नाटा के डंडई झोला में बीते कुछ दिनों से कन्हार नाला का सीना छलनी कर अवैध रूप से रेत माफियाओं द्वारा नाले के समीप ही डंप किया जा रहा है, जिस पर गुरुवार के दोपहर परसवाड़ा तहसीलदार नितिन चौधरी अपने राजस्व अमले के साथ डंडई झोला के समीप स्थित रेत के अवैध डंप पर कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से भंडारित किए गए रेत डंप पर पंचनामा कार्रवाई करते हुए रेत को जब्त कर कोटवार के सुपुर्द किया है। वहीं अग्रिम कार्यवाही हेतु मामला अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैहर को भेज दिया गया है। पूरे मामले पर परसवाड़ा तहसीलदार नितिन चौधरी का कहना है कि डंडई झोला में अवैध रेत भंडारण होने की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस पर मौका स्थल पर जाकर जांच की गई और पाया कि ग्राम डंडई झोला के झाम सिंह ने अपने खेत की भूमि पर अवैध रेत डंप किया है, जिसकी मात्रा तकरीबन 150 ट्रॉली से अधिक है, जिस पर भूमि स्वामी को सूचना दिया गया। बार बार सूचना देने पर भी भूमि स्वामी उपस्थित नहीं हुआ, जिसके कारण उक्त व्यक्ति के खेत पर भंडारित रेत जो जब्त कर कोटवार के सुपुर्द की गई है। वहीं प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को भेज दिया गया है। रेत डंप झाम सिंह के खेत की भूमि पर किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि उसके ही बेटे के द्वारा अवैध रूप से भंडारण किया जा रहा था। बहरहाल एसडीएम बैहर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रस्तुत कर दिया गया है। यहाँ अवैध रेत डंप होने की शिकायत प्राप्त हुई थी डंडई झोला में, जिसकी मौका जांच की गई, जिसके अनुसार पाया गया कि यहाँ भूमि स्वामी ने अपने खेत में अवैध रेत का डंप किया गया था। भूमि स्वामी को सूचित किया गया, किंतु बार बार सूचना देने के उपरांत भी भूमि स्वामी उपस्थित नहीं हो रहा है, तो इसके कारण ये भूमि रेत जब्त करके कोटवार के सुपुर्दगी में दी गई और इसको आवश्यक कार्रवाई हेतु एसडीएम महोदय की तरफ प्रेषित किया जाएगा प्रकरण। सर, किसके भूमि स्वामी आपकी जमीन पे है? ये भूमि झाम सिंह के नाम पे है। ये झाम सिंह भूमि स्वामी है, जिसके नाम पे तैयार किया गया है। और सर, किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी इसमें? अपन प्रकरण तैयार करके एसडीएम महोदय की तरफ प्रेषित कर दिया जाएगा। एसडीएम महोदय इसमें आवश्यक जो भी दंडात्मक कार्रवाई होगी वो की जाएगी।